सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बेटा, पहला जो आ जाता है कि जो भी अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है इसमें बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, उसमें सबसे पहला आ जाता है सोमरफेल्ड। देखिए बेटा कि जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल बेटा, और जो अपन ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम नंबर्स पढ़े, उन दोनों के बीच में, उन दोनों के टाइम ड्यूरेशन के बीच में बेटा एक मॉडल और आया था सोमरफेल्ड का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिलेबस के हिसाब से नहीं है बेटा। सोमरफेल्ड के लिए अपन सिर्फ इतनी सी बात याद रखेंगे कि उसने क्या बोला कि nth शेल अगर है, किसी एटम में nth शेल अगर है, तो सिर्फ उसमें से एक सर्कुलर होगा, बाकी सारे एलिप्टिकल। देखो बोर ने क्या बोला था, बोर की मैं बात करूं तो उसने सारे सर्कुलर बताए थे। सारे कैसे बताए थे बेटा, उसने सर्कुलर। लेकिन सोमरफेल्ड आया, उसने बोला कि सारे सर्कुलर नहीं है, उसने बोला कि सर्कुलर सिर्फ एक ही है, वो भी ग्राउंड स्टेट वाला, बाकी सारे उसने एलिप्टिकल शेप बताई बेटा, एलिप्टिकल शेप उसने बताई। क्या बेटा वो 100% सही था क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपन बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ते हैं अपने सिलेबस की चीजें कंसीडर करते हुए कि बेटा ओवरऑल उसने जो बोला था उसकी बातें बहुत ज्यादा हद तक सही नहीं थी बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा क्या कि उसने बोला कि अगर जैसे पांचवा शेल है, तो सोमरफेल्ड ने क्या बोला कि पांचवें शेल में एक तो होगा सर्कुलर और बाकी सारे कैसे होंगे, एलिप्टिकल। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसके लिए बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा काम का नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसने बोला कि जैसे अगर फोर्थ शेल है तो फोर्थ में से पहला जो है वो सर्कुलर होगा और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, एलिप्टिकल बेटा। फिर बात आती है कि आखिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बेसिकली ये अपन को देखना है। क्या डिफरेंस है देखिए, ऑर्बिट है बेटा वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का जो डिफिनेट सर्कुलर पाथ दिया गया था, किसने दिया था बेटा? ये बोर ने बताया था। ये जो डेफिनेट सर्कुलर पाथ है बेटा, यही रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को। और क्या वास्तव में ये चीज आगे जाकर के सही साबित हुई क्या? नहीं बेटा, उसे अपन बेटा रिप्लेस कर देते हैं आज फाइनली बेटा, किससे? अपन ये बोलते हैं कि डेफिनेट सर्कुलर पाथ है ही नहीं, फिक्स पाथ हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का, अपन ने कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा था, अगर मैं एस की बात करूं बेटा, अगर मैं एस सबशेल की बात करूं बेटा, तो एस में अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था बेटा, 1s, फिर नोडल सरफेस के बाद 2s आ गया बेटा, फिर नोडल सरफेस के बाद क्या आ गया था, 3s, और ये मैंने क्या बताया था, ये स्फेरिकल शेप बताया था, स्फेरिकल बॉल की तरह बेटा, रिंग की तरह नहीं है, किसकी तरह, बॉल की तरह। लेटेस्ट तो ये चलता है बेटा, जो वास्तव में ये जो था, ये बात समय के साथ गलत भी साबित हो गई थी, लेकिन ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। तो बेटा ऑर्बिट क्या था, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो 2 डायमेंशनल मोशन था, जबकि यहां पर कैसा मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन बेटा। अरे सब समझो ना बेटा, एक रिंग की बात कर रहा है एक तरह से ये बेटा, एक रिंग की बात कर रहा है, एक प्लेन में बात कर रहा है बेटा, जबकि ये किसकी बात कर रहा है, एक बॉल की, एक स्फीयर की बात कर रहा है, एक डंबल की बात कर रहा है। डंबल भी तो 3 डायमेंशनल में होता है बेटा, तीनों डायमेंशन कवर करते हुए चलता है डंबल भी। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, और ये बेटा 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेट सर्कुलर पाथ है, जबकि ये क्या बोला, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि एक ऐसा स्पेस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो बेटा। फिर ध्यान दें
कि वेल डिफाइंड या वेल डेफिनेट सर्कुलर पाथ नहीं कह सकते, क्या कहा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। और एक ऐसी जगह बेटा, उस जगह तो बहुत सारी है, लेकिन बेटा एटम में से वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो बेटा, उसे क्या कह दिया जाता है? ऑर्बिटल कह दिया जाता है। ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल। इसका बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब आपने पाथ कह ही दिया कि सर्कुलर है, तो बेटा फिक्स्ड सर्कुलर शेप इसकी हो गई। जबकि बेटा इसमें डिफरेंट शेप मिलती है। अपन जानते हैं कि एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल शेप होता है, डी डबल डंबल शेप होता है, एफ को कॉम्प्लेक्स बोलना शुरू कर देते हैं बेटा। तो यहाँ क्योंकि सर्कुलर शेप इसकी फिक्स थी बेटा ऑर्बिट में, जबकि यहाँ पर ऑर्बिटल में शेप फिक्स नहीं है बेटा, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल बेटा, इस सब की कंडीशंस मिल सकती हैं। नॉन डायरेक्शनल, अब बेटा एक रिंग है, रिंग की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती बेटा। या मैं कहूं बेटा किस में बोलोगे, उसे एक्स में बोलोगे, या बेटा मैं कहूं कि कोई पर्टिकुलर रिंग की डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ है वो तो। और इसमें मैं बोलूं तो बेटा डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन किसके अलावा? एस के अलावा। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि एस जो है वो स्फेरिकल है। मैंने क्या लिखा देखो यहाँ, डायरेक्शनल एक्सेप्ट एस, एस के अलावा डायरेक्शनल है, एस स्फेरिकल। फिर वही बात, स्फेरिकल मतलब 360 डिग्री में पूरे में इलेक्ट्रॉन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर पी की बात करें, याद करो शेप बेटा, कि जब मैंने बेटा वहां पर एक्स एक्सिस ले पे, और ये अगर मैंने एक ऐसे डंबल बनाया था बेटा, तो मुझे बताइए क्या इसे px नाम दिया था स्पेशल? यानी वास्तव में px में जो इलेक्ट्रॉनों की लोब है बेटा, क्या वो एक्स एक्सिस पर है? पी वाई में कहां पर थी बेटा? पी वाई में कहां पर थी? वाई एक्सिस पे थी बेटा। पी जेड में कहां पर थी? जेड एक्सिस पे। यानी उनके पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मैं कहूंगा कि एस नॉन डायरेक्शनल होता है स्फेरिकल, बाकी सारे डायरेक्शनल होते हैं, जबकि ऑर्बिट तो नॉन डायरेक्शनल था बेटा। एक ऑर्बिट की मैं बात करूं तो बेटा आपको पहले ही मैं नाम दे चुका हूं कि ऑर्बिट बोलो चाहे शेल बोलो एक ही बात है। और ये अपन लिख चुके हैं बेटा कि nth शेल में नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन भी किए हैं बेटा अपन ने, किसके इक्विवेलेंट होते हैं? 2n स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल बोल दिया बेटा, पहले मैं सवाल करवा चुका हूं कि ऑर्बिटल अगर बोल दिया तो चाहे s बोले, चाहे p बोले, चाहे d बोले, चाहे f बोले बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स बेटा। एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं होते। किसने बोला था ऐसा? पॉली प्रिंसिपल में बोला गया बेटा। पॉली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा संभव ही नहीं है कभी भी इलेक्ट्रॉन बेटा। बात यह कि ऑर्बिट वाला, या कहूं मैं जो बोर मॉडल था बेटा, वो वास्तव में उसका फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके लिमिटेशंस क्यों थी बेटा? उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स बहुत हद तक सही आ रहे थे। उसने लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का बताया वो अपन आज भी एज्यूम करके चलते हैं बेटा। फिर भी आखिर उसको लिमिटेशन क्यों थी बेटा? समझना, एक्चुअली क्या था कि बोर ने बेटा इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर काम में ली थी, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर काम में नहीं ली बेटा। वो तो बेटा डिस्कवरी बेटा बाद में डी ब्रोगली ने की उसकी, तो कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल जो है उसमें बेटा पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी हो सकती है। तो इसने वास्तव में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया था। साथ में इसने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी कंसीडर नहीं किया बेटा। जबकि इस थ्योरी में बेटा जब अपन पढ़ेंगे इसको श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म में बेटा, यहां पर इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा गया बेटा, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी कंसीडर की गई। ठीक है बेटा। तो बेटा अपन डिस्कस ये कर रहे हैं कि सोमरफील्ड ने क्या बोला। उसने ये बोला बेटा कि अगर nth शेल की अपन बात करें तो उसने बोला कि nth शेल में सिर्फ एक सर्कुलर होता है, वो भी ग्राउंड स्टेट वाला, और बाकी सारे इलेप्टिकल होते हैं। जैसे 7th शेल अगर है तो 7 में से एक सर्कुलर होगा, बाकी इलेप्टिकल होगी। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं था बेटा, तो ओवरऑल ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशन के साथ अपन आगे बढ़ गए। एनसीईआरटी में है नहीं डिटेल में, इसलिए मैं भी डिटेल में नहीं ले रहा हूँ बेटा उसको। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? ऑर्बिट और ऑर्बिटल बेटा। खास चीज ध्यान रखेंगे कि ऑर्बिट क्या था? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन बेटा।
2 डायमेंशनल वो था। और ऑर्बिटल क्या है कि स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो है ही बेटा, लेकिन उसमें भी बेटा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर बोल दिया तो वो ऑर्बिटल हो जाएगा। साई एनएलएम से आप इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। और ये 3 डायमेंशनल है। शेप इसके अलग अलग हो सकती है ऑर्बिटल की, एस स्फेरिकल है, पी डम्बल है, डी डबल डम्बल है बेटा। और ये फिक्स सर्कुलर होता है और उसमें शेप अलग अलग हो सकती है बेटा। और अगर मैं बात करूं तो ये बेटा नॉन डायरेक्शनल था, जबकि इसमें एस तो नॉन डायरेक्शनल है और ये एस के अलावा बाकी डायरेक्शनल नेचर के होते हैं बेटा। साथ में मैक्सिमम यहाँ आ सकते हैं बेटा ऑर्बिट या शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल अगर बोल दिया, कोई सिंगल एक ऑर्बिटल बोला तो कभी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें पॉसिबल कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिएगा, सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि बोर मॉडल आया, बोर के बाद सोमरफेल्ड आया, और उसके बाद बेटा बात चली डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली ने बोला कि डुअल नेचर है मैटर की और इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर उसने बताई। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया। होता क्या था देखो बेटा, पहले छोटे पार्टिकल्स जो हैं उन पर भी बेटा अपन जो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली मैं सिर्फ अभी इतनी सी बात बोलूंगा कि वहां पार्टिकल को पार्टिकल नेचर ही में कंसीडर किया गया, उसकी वेव नेचर कंसीडर वहां पर नहीं की गई थी बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को भी एक पार्टिकल मान करके सारी चीजें सोल्व की गई थी बेटा पहले इनिशियली, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में था। लेकिन उससे बहुत प्रॉपर रिजल्ट अपन को नहीं मिल रहे थे। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए आज भी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट में वेव नेचर कम होगी, बड़े ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वेव नेचर कम हो जाएगी, इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट पे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली के बाद फाइनल ये साबित हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो बेटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए आप उसकी वेव नेचर अवॉइड नहीं कर सकते। तो श्रोडिंगर एक मैथमेटिशियन था बेटा, और उसने अपनी सारी थ्योरीज जो दी बेटा क्वांटम नंबर जो n, l और m, मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन से डेराइव होते हैं। डरे नहीं बेटा, अपन को डेरिवेशन नहीं देखना है, वो एमएससी में आता है बेटा। डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं अपन को जो काम की चीजें थी वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं भी सिर्फ उनको लिंक कर रहा हूँ कि वो आया कहां से, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि n, l और m तीनों क्वांटम नंबर जो है बेटा वो श्रोडिंगर इक्वेशन से डेराइव होते हैं। और श्रोडिंगर एक मैथमेटिशियन था, उसने सारे डेरिवेशन जो बेटा एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिया। और उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा कि उसने बेटा पार्टिकल की वेव और पार्टिकल दोनों नेचर काम में ली, और जब ये दोनों नेचर काम में लेते हैं तो अपन उसे बोल देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। खास बात क्या कि इसने पार्टिकल की वेव नेचर को भी कंसीडर किया, इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। Schrodinger explained behavior of electron around nucleus in term of mathematical equation। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी है बेटा, बोल रहा हूं मैं अभी इसको। इसकी सहायता से उसने बेटा वास्तव में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं कहूं तो बेसिकली बेटा डेराइव करने की कोशिश की मैथमेटिक्स लगा करके, और इसने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर कंसीडर की। इस इक्वेशन में जहां साई लिखा हुआ बेटा इसे अपन बोल देते हैं बेटा साई, PSI, साई इसे बोल देते हैं बेटा, ठीक है। और मैं कहूंगा कि इस साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, और इस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बेटा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये साई का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है बेटा। अगर सिर्फ d बाई डी एक्स होता है, सिर्फ d बाई डी एक्स, तो वो होता है सिंगल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और अगर डेल स्क्वायर तक चले गए मतलब उसका एक बार डिफरेंशिएशन और किया जा चुका है। सिर्फ नाम काफी है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं आपको एमएससी का है, आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि यहां से आया। इससे क्वेश्चन अपने लेवल पे, नीट लेवल पे ना तो कभी आया ना कभी आएगा बेटा। सिर्फ समझने के हिसाब से, सिर्फ टर्म्स आपको याद रह जाए। समझना भी क्या है कि सिर्फ टर्म्स दिमाग में रह जाए कि हाँ ये टर्म्स यहां से आई थी, श्रोडिंगर से आया था कि ये जो वेव फंक्शन है वो किसने दिया, श्रोडिंगर से पहुंचा अपने पास में साई की वैल्यू बेटा। और ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साई का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, साई का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है साई का जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा उसके बाद में इक्वेशन क्या दी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब आप सोच सकते हैं बेटा ये जो इक्वेशन है ये आपको याद नहीं रखनी है, बिल्कुल ना डरे। सिर्फ बताया कि इस इक्वेशन की सहायता से उसने बेटा साई की बहुत सारी वैल्यूज निकाली, उसमें से कुछ को अलाउ बताया और कुछ को नॉट अलाउड बताया। कैसे, वो शर्त आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। इस इक्वेशन में ये जो ई है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को, और ये जो वी है, ध्यान दें यहां ये जो वी है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ वी जो है वो बेटा वेलोसिटी नहीं है, बदलती है बेटा, ठीक है। नोटेशन कोई साइंटिस्ट क्या काम में लेता है, कोई साइंटिस्ट क्या काम में लेता है। ये इक्वेशन थी, याद नहीं करनी, बिल्कुल ना डरे। क्या किया उसने कि इन इक्वेशन में इस साई को इन तीनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, उस तीनों में से साई को कॉमन ले लिया और इस पूरी टर्म को लिख दिया डेल्टा स्क्वायर। क्या बोल देते हैं इसको, डेल्टा। और इसका बेटर नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसे कहते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। ये बेटा साइंटिस्ट हुए लैप्लेशियन, उनके नाम पे दे दिया गया, सिर्फ नाम काफी है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। और वो रिप्रेजेंट करता है डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस पूरे कंबाइन को। सबसे अच्छी बात एनसीईआरटी में जो श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई है वो ये है, एच साई बराबर ई साई। ये एच के ऊपर मैंने जो लगाया इसे कैप का साइन बोल देते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हो बेटा, ये कैप का साइन है। और यहां जो एच है ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। और अगर साई से साई कैंसिल भी हो जाए तो बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक। इस पूरे पेज में, ये जो पेज चल रहा है अपना, इस पेज में से आपके लेवल पे अगर कोई बनता है तो बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ एक, कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को। तो देखो ना ये एच ई के सिमिलरिटी में आ रहा है, तो एग्जैक्टली अगर आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल एनर्जी को। कैसे, क्यों, डेरिवेशन कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा, है ही एमएससी का टॉपिक, सिर्फ नाम बता रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी में तो इक्वेशन भी सिर्फ यही दी हुई है बेटा, इसे भी श्रोडिंगर इक्वेशन बोला एनसीईआरटी ने बेटा, एच साई बराबर ई साई। एच यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को। बाकी कुछ भी आपके ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है बेटा, बिल्कुल ना डरे। सिर्फ क्या ध्यान रखोगे श्रोडिंगर के नाम पे कि एनएलएम श्रोडिंगर से प्राप्त हुआ। ये जो इक्वेशन मिली ये टाइम के साथ में नहीं बदल रही है, इसमें कहीं भी टाइम जो है वो इस पूरे फॉर्मूला में नहीं आ रहा, टी तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पर एच साई बराबर ई साई भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, और ये जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है बेटा, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन से मिलता है साई, बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं बेटा साई की, उसमें से कुछ वैल्यूज को अलाउ बताया गया, वो शर्त कौन सी है वो अपने सिलेबस की नहीं है बेटा, सिर्फ नाम काफी है साई। और साई का अगर आपने स्क्वायर कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया बेटा, तो एक नोटेशन ये हो गया, ये समझे। साई रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन को, जिसे अपन ने साई एनएलएम के नाम से भी पढ़ा था, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, समझाता हूं कैसे। बेटा वास्तव में ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैं सिंपल वर्ड बोलूं और भी आसान, तो बेटा एक तरह का ये नंबर है, मैथमेटिकल नंबर मान लो। जैसे मैं कहूं कि जैसे बेटा नंबर है 5,
+5 -5। अच्छा, कहीं आपने 5 की कभी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी बेटा? आपने देखा रास्ते में घूमता हुआ कभी आपको 5 मिला हो, या 100 मिल गया हो कि देखो 100 जा रहा है, या 200 जा रहा हो कभी बेटा? ये सारे जो नंबर हैं बेटा, क्या वास्तव में फिजिकल इस दुनिया में प्रेजेंट है या अपन ने माने हुए हैं, सिर्फ अपन ने एज्यूम किए हुए हैं बेटा? उनकी मैथमेटिकल एज्यूम इमेजिनेशन अपने दिमाग में, सिर्फ अपने फिजिकली थोड़ी देखा बेटा। अरे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, XYZ, ये आपको कभी फिजिकली दिखे क्या बेटा? XYZ देखा क्या आपने कभी कि बेटा X जा रहा है, ये Y जा रहा है? ये देखो कि ये 200 नंबर घूम रहा है, ये 500 नंबर घूम रहा है, ये 10 नंबर घूम रहा है, ऐसा मिला क्या? कहीं नहीं बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर उनकी सहायता से अपन कैलकुलेशन तो करते हैं। श्रोडिंगर कौन था? मैथमेटिशियन। तो उसको तो नंबर लेने से मतलब था बेटा। मैथमेटिशियन तो सारे बेटा कैलकुलेशन जो भी करते हैं सारी इमेजिनेशन करके तो करते हैं। शुरुआत तो यही करते हैं ना कि माना कि ये है, ये एज्यूम किया, तो उसने बेटा साई एज्यूम कर लिया, उसके इस दुनिया में फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। सिंपल बोला ना, +5 -5। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझाता हूं कैसे बेटा। मान लीजिए +5 था साई, और आपने साई का स्क्वायर कर दिया, तो +5 का स्क्वायर कितना मिलेगा? +25। और मान लो अगर साई था -5, चलो -5 का स्क्वायर कर दो, -5, तो भी +25 होगा। और मैंने तो बोला कि इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैं कहूं तो बेटा क्या कि साई स्क्वायर वास्तव में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, कि एक पर्टिकुलर, कि जैसे ये न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ बेटा यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम आपने मान लिया कोई भी एक बेटा, क्योंकि फिक्स सर्कुलर पाथ तो है नहीं बेटा कि यहां से लेकर यहां तक का आपने कोई रेंज मान ली बेटा, और इसका वॉल्यूम है डीवी। भाई कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं बेटा, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है बेटा? डीवी। तो वास्तव में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेटा मैं बोलूं तो क्या है बेटा? साई स्क्वायर और ये डीवी, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होती है साई स्क्वायर डीवी। अगर आपने यूनिट वॉल्यूम डीवी की वैल्यू 1 ले ली तो वो साई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना, याद क्या क्या रखना है वो देखो बेटा बात, कि साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, जबकि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है नाम। दूसरी चीज, साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, जबकि साई स्क्वायर की होती है। मैथमेटिक्स लगा करके अपन मैथमेटिकल नंबर की कैलकुलेशन की सहायता से शेप बनाते नहीं बनाते बेटा। स्फीयर हुआ या ट्रायंगल हुआ या बेटा स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ बेटा, ये सब आप मैथमेटिकल नंबर की सहायता से ही तो आप बेटा शेप बना के चलते हैं, तो पहुंचते हैं अपन फिजिकल सिग्निफिकेंस पर। और साई स्क्वायर अगर है तो किसी भी मैथमेटिकल नंबर का स्क्वायर कर दो तो वो कभी भी आपको बेटा नेगेटिव तो मिल नहीं सका। और वैसे भी मैग्नीट्यूड लेना है। फिर सुन ले क्या क्या, साई क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई नेगेटिव भी हो सकता है, साई स्क्वायर नहीं हो सकता, साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर की होती है बेटा। सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि टॉपिक एमएससी का है, आपका नहीं है। फिर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? सिर्फ नाम सुनने के लिए कि साई और साई स्क्वायर जैसा कुछ होता है, आपको अजीब ना लगे कि हमने ऐसा सुना ही नहीं कभी बेटा। सिर्फ नाम सुनाने के लिए आपको ही बताया कि साई नेगेटिव हो सकता है, साई स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। सिंपल में कहूं तो ये एक तरह का मैथमेटिकल नंबर है जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और किसी भी नंबर को आप स्क्वायर कर दो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसका यूज क्या आएगा? एक और चीज मैं कह दूं, इस साई को ही कुछ बुक्स में कैपिटल आर से लिखा जाता है और इसे लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। इसे कह दिया जाता है रेडियल वेव फंक्शन।
और इसे कह दिया जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है बेटा। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा वो बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, आज तक यहां पर से क्वेश्चन नहीं आया ना नीट में ना एम्स में बेटा कभी भी। और मैं कहूं तो अभी तो मर्जिंग में है बेटा कंडीशन। ओवरऑल बेटा क्या कि कभी भी यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, पर है एनसीईआरटी में, इसलिए आपको बेटा सीख सकते हैं, आप इसे समझिएगा। कर्व बनाने साई फॉर 1s या फिर अभी बताया था r फॉर 1s। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन r है बेटा यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये जीरो कंडीशन मतलब बेटा न्यूक्लियस के अंदर की बात है। और स्मॉल आर क्या है बेटा यहां पर? स्मॉल आर में बोलूं तो को क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। देखते जाए बेटा, बहुत आराम से चले, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रेडियल फंक्शन की बात चल रही है। क्या बोला? कैपिटल आर या साई, पीछे भी बताया क्या? रेडियल वेव फंक्शन, यानी रिलेटेड होगा बेटा रेडियल नोड से। अगर कुछ याद हो तो अपन ने पढ़ा था कभी कि रेडियल नोड होती है n-1 - l और एंगुलर नोड होती है l। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, पहले बता चुका हूं मैं आपको सब। एंगुलर नोड l के बराबर और रेडियल नोड n-1 - l के बराबर, ये डिस्कस हो चुका है। अब बेटा यहां जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? s के लिए। और अगर s के लिए डिस्कस कर रहा हूं तो s के लिए तो l की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब एंगुलर नोड भी कितनी हो जाएंगी? 0। यानी एंगुलर नोड का तो हाल फिलहाल मामला ही नहीं रहा, बात आएगी रेडियल नोड की। समझते जाए। किसी वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। हाँ, ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपने बेटा, आप ऐसे भी बना सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी एक तरफ नेगेटिव किसी एक तरफ पॉजिटिव बेटा। ठीक है। अब बात क्या बेटा कि जहां पर ये वेव पॉजिटिव से नेगेटिव आती है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, वहां जहां ये क्रॉस कर रही है बेटा, उस जगह को कहते हैं नोड। कि वहां पर नोड है, नोड मतलब वहां वेव नहीं है। अरे यहाँ पॉजिटिव के एम्पलीट्यूड में था, यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ क्रॉस कर रहा है बेटा, इसे आपने क्या बोला? नोड। जहां ये क्रॉस कर रहा है, ये यहां भी क्या है? नोड। यहां भी क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। ये सब नोड है बेटा, जहां क्रॉस करा, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, वो सब नोड है। मान लीजिए ये इधर जो मैं मैथमेटिकल नंबर लिख रहा हूं, इनका बेटा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठीक है करो, अपन प्लॉट कर रहे हैं उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं बेटा। मान लीजिए मैंने यहां लिखा ठीक है, इसको लेकर आपको इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी बेटा, सिर्फ ऐसे ही कर प्लॉट कर रहे हैं उस हिसाब से मैंने लिख दिया। रेडियल नोड में निकालू 1s के लिए फॉर्मूला है n-1 - l। n की वैल्यू 1 -1 और s के लिए 0, तो कितना हुआ? ये 0 हो गया। 1s में रेडियल नोड कितनी मिली? 0, एक भी नहीं है। समझते ना? एक और बात कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नहीं होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होते ही नहीं है बेटा, तो बेटा टच तो अपन नहीं करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे कम होते चले जाएंगे। तो क्या 0 हो जाएंगे? नहीं बेटा, क्या बोला था आपको? इन्फिनिटी तक जाता है। इस तरह से चलेगा। और मैं कहूं तो क्यों ऐसा मिला?
बेटा ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मान लो वेव का, क्या इसमें कोई नोड है? नहीं है। क्या ये क्रॉस करेगा? नहीं बेटा, नोड बनाने के लिए क्रॉस करना जरूरी है, और इसमें जब नोड है ही नहीं तो आपको क्रॉस करना ही नहीं है। ये बेटा साई फॉर 1s। देखते जाए, जैसे जैसे मैं आगे कर्व प्लॉट करूंगा आपको और समझ में आता जाएगा। साई 2s का अगर मैं बनाऊं, देखते जाए, साई 2s वो ही 0, लेकिन कंपैरेटिवली न्यूक्लियस से दूर थोड़ा, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्या होगा? रेडियल नोड फॉर्मूला n-1 - l, n की वैल्यू रेडियल नोड फॉर 2s, n की वैल्यू 2 -1 फॉर्मूला का, और l की वैल्यू 0, तो कितनी मिली? 1। रेडियल नोड बेटा यहां पर कितनी मिली है? 1 रेडियल नोड मिली। 1 नोड मिलने का मतलब ये एक बार क्रॉस करेगा। देखिए ये चालू हुआ और यहां ये क्रॉस कर गया। अब बेटा बात ये कि ये क्रॉस किया, मतलब ये क्या है यहां पर? ये मिली नोड। अब बेटा क्रॉस करने के बाद में मैं ये कहूंगा कि ये बेटा ये जो लाइन मैंने बनाई यहां पे, वापस बना रहा हूं एक बार, देखिएगा इधर, ये यहां से आ रहा है, ठीक है। अब ये क्रॉस कर चुका, अब इस लाइन को यहां छोड़ो, चाहे यहां लेफ्ट तक लेके जाओ, चाहे यहां तक लेके जाओ, चाहे यहां तक लेके जाओ, जब तक दोबारा क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़े बेटा। क्रॉस नहीं करना चाहिए, बस एक बार क्रॉस किया, मतलब कितनी नोड है? 1 नोड है आपके पास में। 2s में 1 नोड मिलनी चाहिए थी, मिल गई। ये प्लस से माइनस आ गया, ये लो बेटा। कुछ तो समझ आया होगा बेटा। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूं, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी बार क्रॉस करेगा बेटा उतनी नोड इसमें मिलेंगी। ये सब लिखा जा चुका है पहले बेटा, परेशान ना हो। हाँ ठीक है। अगर आपके पास में होता साई 3s, कोशिश करिएगा बेटा, भरोसा रखिए खुद पे और कोशिश करिए कि आप कर सकते हैं। और दूर है, थोड़ा और कम बना दिया। साई 3s रेडियल नोड फॉर 3s अगर आप कैलकुलेट करें बेटा, रेडियल नोड फॉर 3s यदि कैलकुलेट करें तो क्या रहेगा बेटा? 3 - 1, भाई n-1 - l था, तो 3 - 1 और l की वैल्यू 0, कितनी प्राप्त हुई? 2। यानी कितनी बार क्रॉस करेगा? 2 बार। 2 बार ये क्रॉस करेगा बेटा। बताइए, देखो चल रहा है कितना क्रॉस? 1। एक और क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद चाहे ऊपर ले जाके छोड़ो, चाहे यहां तक लाओ, जब तक फिर क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ दूसरी कंडीशन नहीं आएगी। ये भी नोड और ये भी नोड। कितनी नोड आई? 2 नोड है। 3s। तो देखो बेटा 1s में 1 भी नहीं है, 2s में 1 है, 3s में 2 है। और क्या ग्राफ भी ना बनाओ तो भी तो पहचान सकते हो, पहले ही डिस्कस कर चुका। 1s में 0, 2s में 1, 3s में 2। बताओ बेटा, अगर मुझे बेटा 4s में पूछता डायरेक्ट तो कितनी मिलती? 3। 5s में कितनी मिलती? 4। इस तरह से चलता चला जाता है बेटा। क्या ग्राफ थोड़ा बहुत आपको समझ आया बेटा? माना कि यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया बेटा, लेकिन कभी आ जाए तो क्या आप ये कर पाओगे? एनसीईआरटी में ग्राफ ये दिए हुए हैं बेटा, ये ग्राफ देख के डायरेक्ट पहचानो। एक भी नोड नहीं है 1s। एस की मैं बात कर रहा हूँ, पी डी एफ ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो बेटा। एस वाला ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं इसलिए वो डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। हाँ, एक भी नोड नहीं है 1s, एक नोड आ गई 2s, यहाँ कितनी नोड आई? 2। 3s। बताना कि मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया होता, देखो बेटा कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 1 2 3, मतलब कितनी नोड? 3 नोड। 3 नोड मतलब क्या हो जाएगा? 4s। अरे समझ आया कि नहीं आया? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। हाँ बेटा बोलो। 4 बार क्रॉस कर गया,
4 नोड हो गई, 4 नोड मतलब क्या हो जाएगा 5s। कुछ तो समझ आया होगा बेटा, ग्राफ देखकर भी आप ये बना सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा, अब ये जो था सारी डिटेल साई या आर की, जिसका नाम क्या बताया था बेटा मैंने, थोड़ा पीछे चले, क्या नाम बताया, रेडियल वेव फंक्शन या वेव फंक्शन बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन साई स्क्वायर की। आर स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हैं, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर करके लिख देता हूं बेटा इसका भी, समझे कि नहीं समझे बेटा, स्क्वायर करके लिख दिया। वैल्यू को लेकर इमोशनल नहीं हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं आपको बेटा। अब आप अगर इसका स्क्वायर कर भी दें तो ये बेटा पहले भी पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव ही रहेगा, ग्राफ पे कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इधर की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन यहां ग्राफ पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। साई स्क्वायर ऑफ 2s या आर स्क्वायर ऑफ 2s जीरो की तुलना में ये आर बेटा। चलो पहले स्क्वायर करके लिख दूं, ये लो, फिर कह रहा हूं कि इसको लेकर वैल्यू को लेकर परेशान नहीं होना आपको बेटा। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बेटा यहां नोड आने के बाद, नोड आ गई, जो नेगेटिव है बेटा उसका भी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। अरे -5 का स्क्वायर +25 ही तो होगा। इस तरह से चलेगा बेटा, समझ आया कि नहीं आया बेटा। और 1s से छोटा 2s क्यों मिला बेटा मैंने, मुझे बताओ बेटा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझना, एक बार कोशिश करना। डेंसिटी एक तरह से क्या होता है बेटा, डेंसिटी देखो, मास डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बेसिकली मैं बोलूं तो बेटा ये यूनिट वॉल्यूम में जब आप सोल्व कर लेते हो तो उसे आप डेंसिटी बोल देते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आ जाए तो ठीक, नहीं कोई खास बात नहीं। 2s के लिए मैंने डेंसिटी कम क्यों बनाई, समझना। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 1s और 2s, 1s में भी इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहेंगे, 2s में भी इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन 1s छोटा है, उसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा है। 2s का वॉल्यूम बड़ा, अरे डेंसिटी अगर है तो वॉल्यूम से डिवाइड होता है ना बेटा। नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेटा, सॉरी नाम क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी एक तरह से बेटा डिवाइड बाय वॉल्यूम हो रहा है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी इन यूनिट वॉल्यूम। और बेटा 2s के लिए वॉल्यूम जो है 1s की तुलना में, अरे 1 की तुलना में 2 का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर डेंसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो छोटा हो जाएगा। तो क्या बताओ बेटा 3s जो है क्या उससे भी छोटा होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ। 3s जो होगा, अगर मैं 3s की बात करूं, साई स्क्वायर 4 3s, ये बताओ बेटा, ये 2 और ये 3, समझ आया कि नहीं आया बेटा। 1s 2s 3s इस तरह से चलता है। अब बेटा एनसीईआरटी ने एक अलग ही कंडीशन दी है, वो भी समझे, उसने कुछ अलग ही मजे लिए हैं बेटा। क्या देखो इधर, साई 2s बात इसकी चल रही है, ठीक है, और आर। एनसीईआरटी ने इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। अब बेटा जिसने एनसीईआरटी में मान लो पढ़ा बेटा, उसे तकलीफ होगी कि पता नहीं हमें तो शायद गलत पढ़ा दिया, हमारे में तो सर ने ग्राफ में इधर नेगेटिव में लेके आए थे, एनसीईआरटी में तो ऐसा ही नहीं। नहीं बेटा गलत नहीं पढ़ा, ये भी सही है और बेटा ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे देखो, एनसीईआरटी ने क्या किया बेटा, ये जो जीरो वैल्यू है, जो मैंने यहां जीरो ओरिजिन माना है, उन्होंने उसे वहां जीरो को ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये ले लिया यहां माइनस। अब बताओ ये नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
बिल्कुल आ रहा है बेटा, देखो नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 पॉइंट की तुलना में ये नेगेटिव में आ रहा है बेटा, इसलिए ये भी सही है बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? क्या ग्राफ देख करके नोड की संख्या निकाल पाओगे? और अगर नोड की संख्या निकाली तो पहुंच जाओगे। एक भी नोड नहीं 1s, एक नोड 2s, दो नोड 3s। समझ आया क्या? नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद में एनसीईआरटी में बेटा इनिशियली कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। हिस्ट्री टाइप में कहूं तो बेटा कुछ सन भी दिए हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट भी दिए हुए हैं बेटा। और अपन जानते हैं बेटा कि साइंस में हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता। कुछ साइंटिफिक वैल्यूज अगर हैं बेटा वो काम आ जाती है, उनका मास है, उनका चार्ज है। बाकी कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये सब चीजें बेटा जनरली नहीं आती। आ जाए तो ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन फिर भी कुछ जो कंसेप्चुअली समझने के पॉइंट है बेटा वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जो काम के अपने पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। लिखा है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज बेटा। कैथोड रेज जो है बेटा वो मिलकर बनी होती हैं, मैं कहूं तो बेटा नेगेटिव पार्टिकल या कहूं इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। देखो बेटा अपन ने अगर कुछ चीजें एडवांस में पढ़ी हुई हैं, अपन को पहले से कोई चीजें पता है, तो अगर अपन ने उन्हें काम में ले तो उससे कोई नुकसान नहीं होता बेटा। अपन जानते हैं कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है तो ठीक है, और एनोड रेज बनी होती है पॉजिटिव पार्टिकल। जरूरी नहीं है प्रोटॉन, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के एनोड रेज बन सकती है। कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल कैसे बनती है वो भी आएगा बेटा, कि कैथोड रेज बेटा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है और एनोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और ये दोनों बेटा ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया गया तो कैथोड और एनोड रेज बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हुए अपन को महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते बेटा, सिर्फ ग्लो करते हुए अपन को, कि वास्तव में कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में अपन को फाइनली जाकर के स्क्रीन के ऊपर इनकी ग्लो अपन को दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है एकदम स्ट्रेट लाइन में। कि अगर बाहर से आपने कोई फील्ड नहीं लगाया तो वो बेटा आपको सामने की स्क्रीन पे जाकर के ग्लो करते हुए दिखाई देंगे और ये बताएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अब अगला पॉइंट बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और अगर चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो डेविएट तो करेंगे। मैं सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का लूं तो पॉजिटिव प्लेट होती है एक तरफ, और एक तरफ कैसी प्लेट होती है, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा और पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ भागेगा, यानी डेविएट करेगा। सिर्फ इतना सा मैं बोल रहा हूं कि अगर कैथोड और एनोड रेज की स्टडी की गई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो वो अपना पाथ स्ट्रेट नहीं रखेंगे, वो अपने पाथ से डेविएट होंगे, अपने पाथ को वो चेंज कर जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगला पॉइंट मैं डिस्कस करूं उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, एक साइंटिस्ट है बेटा विलियम क्रुक्स। उन्होंने क्या किया बेटा, एक साइंटिस्ट और हुए माइकल फेराडे। उन्होंने माइकल फेराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट की स्टडी की थी बेटा। उन्होंने क्या किया था कि कुछ कैथोड लिया, कोई एनोड लिया, कैथोड पर रिडक्शन करवाया, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ये सब कुछ चीजें करवाई थी माइकल फेराडे ने। और उनके सबकी सहायता से विलियम क्रुक्स ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये देख रखा था कि कहीं ना कहीं स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी किन्हीं दो स्पीसीज में से किसी एक पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है। समझना क्या बोला, कि जब दो स्पीसीज आपस में कांटेक्ट में आए तो किसी पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ, और पार्टिकल के ट्रांसफर होने से किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और किसी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गई, अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। वो ये सोचते थे कि आखिर वो पार्टिकल है कौन सा, आखिर अच्छा उन्हें ये नहीं पता था कि किस पर प्लस किस पर माइनस बेटा, वो सब चीजें बाद में आएंगी। सिर्फ ये पता था कि कोई पार्टिकल का ट्रांसफर हो जरूर रहा है। उन्हें ये महसूस हुआ कि कोई ना कोई पार्टिकल ट्रांसफर जरूर हो रहा है कहीं ना कहीं से।
वो उस पार्टिकल को महसूस करना चाहते थे, या मैं कहूं उस पार्टिकल को देखने की कोशिश वो कर रहे थे बेटा। उस पार्टिकल पे बेटा वो पार्टिकल को महसूस करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसे नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब बेटा। मैं उसका बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन ले रहा हूं जो आपको कंसेप्चुअली चीजें सिखा सके। एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड, ठीक है ना। इस ट्यूब में बेटा उसने क्या किया, चलो थोड़ा सा बनाई हूं, ये ट्यूब है, ठीक है ना। उसे बैटरी से जोड़ा हुआ है, एक तरफ इतना काफी है बेटा, बैटरी से उसे जोड़ा हुआ है, और एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। ये कंडीशन उसके पास थी बेटा, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ क्या लगा दिया, एनोड बेटा। मैं बोलूं तो बेटा कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है। कैथोड कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, एनोड कैसी है, पॉजिटिव प्लेट। उसने बैटरी लगा दी, उसने सोचा कि पार्टिकल फ्लो करेगा, किधर से भी कहीं भी जाएगा और पार्टिकल फ्लो करेगा और वो दिखाई देगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो उसने क्या किया, ये सोचा कि शायद पार्टिकल बहुत छोटा है इसलिए अपन को डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए बेटा उसने स्क्रीन लगा दी। किसकी, जिंक सल्फाइड की। और इसकी खास प्रॉपर्टी वही बेटा रदरफोर्ड वाली, क्या कि अगर कोई पार्टिकल आकर इस पे बेटा स्ट्राइक करेगा तो ये स्क्रीन जो है बेटा, स्क्रीन ग्लो करेगी। और अगर बेटा पार्टिकल इस पे आके टकराए, उसके लिए जरूरी है कि बेटा वो इसे कैसा रखे, परफोरेटेड। भाई ये परफोरेटेड रखना जरूरी है ना बेटा, वरना पार्टिकल आगे जाएगा कैसे, वो तो यहीं रह जाएगा। इस पर बेटा उसने परफोरेटेड एनोड ले लिया, पीछे स्क्रीन लगा दी, लेकिन उसे अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया बेटा। फिर उसका दिमाग खराब हुआ कि करे क्या आखिर। उसने क्या किया बेटा, एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। एक तरफ से वैक्यूम पंप उसने जोड़ दिया, और वैक्यूम पंप की सहायता से उसने बेटा प्रेशर कम रखा। वैक्यूम पंप की सहायता से क्या किया, प्रेशर कम रखा, ये मानते हुए कि छोटे पार्टिकल चल नहीं पा रहे होंगे हाई प्रेशर की वजह से, तो उसने प्रेशर कम रखा बेटा। ध्यान दें, जीरो नहीं बोल रहा हूं, समझाऊंगा आगे जीरो क्यों नहीं बेटा, कम रखा, सिर्फ ये बोल रहा हूं कि प्रेशर कम रखा। और साथ में एक और काम करना पड़ा, वोल्टेज भी कैसा रखा, हाई वोल्टेज रखा। क्यों, समझना। मान लीजिए बेटा उसने यहां पर, मान लीजिए इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया, इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भी, समझते जाना। नेचर में बेटा H2 की, हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में ली, समझते जाना क्या होगा। हाइड्रोजन गैस बेटा जब अपन उसे वोल्टेज देंगे, वोल्टेज की सहायता से उसके पास एनर्जी पहुंचेगी। जब अपन उसे वोल्टेज देंगे बेटा, तो वोल्टेज देने पर ये अपने एटम्स की फॉर्म में टूट जाएगा, दो एटम की फॉर्म में। इन दोनों का बीच में, H और H के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था बेटा, वो ब्रेक होगा और ये अपने एटम की फॉर्म में आ जाएगा, समझते जाए। बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक। चलो कुछ उस कैटेगरी में अगर मैं बना दूं बेटा इसको, तो देखिएगा किस तरह से बेटा, ये न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही तो हाइड्रोजन होता है। अब समझना, अपन ने वोल्टेज और बढ़ाया, एटम में तो वो कन्वर्ट हो ही चुका था, अपन ने वोल्टेज और बढ़ाना शुरू किया। बेटा मुझे बताइए, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा,
इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कैसा है, नेगेटिव। क्या इस माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और समय के साथ क्या होना है, देखो बेटा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे ये प्लस क्लाउड एक तरफ और नेगेटिव क्लाउड दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा, फाइनली मैं कहूं तो बेटा, आप जब आपने वोल्टेज बहुत हाई कर दिया तो बेटा प्लस अलग और ये पार्टिकल अलग। कुछ समझे कि नहीं समझे। और मैं अगर बेटा इसे सिंपल वे में बनाना चाहूं तो देखो क्या हो जाएगा फाइनली बेटा, सिंपल वे में अगर अपन इसे बनाएं तो क्या हो जाएगा, H प्लस अलग और फाइनली इलेक्ट्रॉन अलग। समझे कि नहीं समझे बेटा, H प्लस अलग और इलेक्ट्रॉन अलग। ऐसा हाई वोल्टेज के कारण हुआ क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होकर अलग हो जाएगा। समझते जाना बेटा। जैसे ही ये नेगेटिव पार्ट, यहां पर नेगेटिव प्लेट थी, इधर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव पार्टिकल जैसे ही फ्री होगा, मुझे बताइए बेटा, अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा कि पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से, तो वो भागेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्या समझे क्या बेटा, ये पार्टिकल इधर भागेगा और बेटा मैं कहूं तो थोड़ा सा बेटर क्या, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से। और यहां जाके बेटा जब इसमें से गुजरने के बाद में बेटा, जब ये इसमें से गुजरने के बाद में फाइनली यहां स्ट्राइक करेगा बेटा, तो आपको इसकी ग्लो यहां पर दिखाई देगी, पार्टिकल नहीं दिखेगा। फाइनली मैं कहूं तो बेटा आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा बेटा। फाइनली मैं कहूं तो आपको सिर्फ इसकी यहां पर क्या दिखाई देगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लो यहां पर दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसकी चमक दिखाई देगी ऐसी कुछ जगहों पे। हाँ, अब मैं बना देता हूं वापस से बेटा। कुल मिलाकर के ये कंडीशन थी इधर, ठीक है बेटा। अब क्या इससे रिजल्ट क्या निकला, आखिर क्या हो गया इससे, अगर ऐसा हुआ, ऐसा उसने देखा तो रिजल्ट क्या निकला। उसे ही नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाम बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बाद दिया गया था। एक्चुअली विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, जे थॉमसन, जो आपने नाम सुना बेटा, उसने इसका नाम दिया था। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ मैं, कब किसने दिया, सिर्फ मुझे कुछ कंसेप्चुअल बातें समझानी है, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। एक नेगेटिव पार्टिकल अगर है तभी तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, समझना। उसे नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपन को पता है सिर्फ बेटा, उसे नहीं पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। उसने क्या देखा कि पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल पर कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ बोलेंगे कि क्या H प्लस नहीं भागेगा, बिल्कुल भागेगा, किसने मना किया। H प्लस इस प्लेट की तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। लेकिन H प्लस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, उसे यहां पहुंचने में समय ज्यादा लगा। ध्यान दे बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास कम था, वो जल्दी पहुंच गया, इसकी डिस्कवरी पहले हो गई। प्रोटॉन का मास ज्यादा था, वो देर से पहुंचा। स्क्रीन इधर भी लगा देंगे बेटा, वो कोई खास इश्यू नहीं है, लेकिन वो देर से पहुंचा प्रोटॉन, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसकी डिस्कवरी बाद में हुई। वो भी अपन देखेंगे कि आखिर उस तक अपन पहुंचे। पहले इधर आ जाओ बेटा, कि यहां कुल मिलाकर एक पार्टिकल निकला जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागा, इसलिए उस पार्टिकल पर कैसा चार्ज बताया गया, नेगेटिव चार्ज बताया गया। क्या बात समझे क्या बेटा। ये बेटा क्या कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे ये वाले पार्टिकल्स, इसलिए नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। समझे क्या बेटा। अब सबसे खास बात, हाई वोल्टेज हो गया, लो प्रेशर रखा, वो सारी बातें बेटा। सबसे खास बात क्या बेटा, मुझे ये बताइए आप लोग बेटा इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री कहां से हुआ, किससे मिला इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन मिला फाइनली हाइड्रोजन से, और गैस की वजह से ही बेटा इसमें प्रेशर होता है। समझना, अगर मैं इसका प्रेशर 0 कर दूं, कब होगा? जब इसमें कोई गैसेस स्पीसीज ना हो। और बेटा अगर आपने कोई गैसेस स्पीसीज नहीं ली, प्रेशर 0 कर दिया, मतलब इसमें आपने कोई गैस ली ही नहीं। जब गैस ली ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? इसलिए प्रेशर कम रखा, 0 नहीं कर सकते थे बेटा। प्रेशर इस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर अगर 0 कर देता तो सब खत्म हो जाता बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने का सोर्स तो चाहिए, वो इससे मिला, हाइड्रोजन से मिला बेटा इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं? क्या कैथोड और एनोड, जिन्हें कंबाइंडली अपन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं बेटा, कैथोड और एनोड, इन दोनों को कंबाइंडली क्या कह दिया जाता है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड को, ठीक है बेटा। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है क्या? बोलो बेटा, नहीं हो रहा। इस गैस से प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस से मिल रहा है अपन को तो बेटा, और कैथोड से एनोड की तरफ भाग के वो जा रहा है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो ये पता लगा कि कुल मिलाकर के एटम में कोई नेगेटिव पार्टिकल तो प्रेजेंट है, ये पता लग चुका था बेटा। समझते जाएं। जबकि बेटा ये भी पहले से कंफर्म था कि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। समझना प्रॉब्लम क्या है कि एटम ओवरऑल पूरा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल स्पीसीज में ये डिस्कवर हो चुका कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया गया है, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया कि जब एटम ओवरऑल न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिव पार्टिकल मिला, तो उस नेगेटिव को बैलेंस किसने किया? बताओ, पॉजिटिव की आवश्यकता है कि नहीं है बेटा? इसलिए साइंटिस्टों को बाद में लगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्टिकल के साथ साथ इसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी रहा होगा, और उन्होंने सोचा कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। और कुछ सालों बाद, मैं बेटा इसे मैं बता रहा हूं आपको, कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया बेटा कि बाद में उन्होंने इधर भी स्क्रीन लगाई, इसे भी परफोरेटेड लिया। बाद में बेटा डायग्राम कोई नहीं बनवाएगा एग्जाम में आपसे बेटा, सिर्फ समझने के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको बेटा। नीट के एग्जाम में आपसे कोई डायग्राम नहीं बनवाने वाला। हाँ, उन्होंने बाद में क्या किया कि इधर भी स्क्रीन लगाई, इसे भी परफोरेटेड लिया, और कुछ ज्यादा समय तक इंतजार किया, तो वास्तव में ये H+ इधर पहुंचता हुआ पाया गया। H+ इधर पहुंच रहा था बेटा, बिल्कुल पहुंचेगा ही सही, क्योंकि नेगेटिव अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर जाएगा, और नेगेटिव पहले पहुंचा तो उसकी डिस्कवरी पहले हो गई, पॉजिटिव बाद में पहुंचा, डिस्कवरी बाद में हुई। और क्यों लगा ऐसा कि पॉजिटिव की उपस्थिति जरूरी है? क्योंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल था। न्यूट्रल में जैसे ही नेगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्टों को लगा कि पॉजिटिव रह गया कहीं ना कहीं, उन्होंने प्लस की भी डिस्कवरी कर दी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। और चार्ज बैलेंस होने के बाद में एक समस्या थी कि चार्ज तो बैलेंस हो गया लेकिन मास बैलेंस नहीं हो रहा था। और मास बैलेंस करने के लिए किसकी डिस्कवरी? फाइनली न्यूट्रॉन की। मास बैलेंस करने के लिए बेटा फाइनली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। और न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, चार्ज बैलेंस हो ही चुका था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मिला करके, तो न्यूट्रॉन कैसा था? न्यूट्रल, उस पर चार्ज नहीं था बेटा। इसकी डिस्कवरी क्यों बेटा? फाइनली मास बैलेंस करने के लिए। चलो ये सब तो बातें बेटा हिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूं बेटा, मेन जो अपना मुद्दा है मैं उस पर आता हूं बेटा। देखिएगा इधर, जहां से एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी, एनर्जी दी, हाइड्रोजन एटम बने, और एनर्जी दी, तो बेटा उससे H+ और इलेक्ट्रॉन मिला। मान लो डिस्चार्ज ट्यूब में नाइट्रोजन होता तो फाइनली मुझे ये मिलता। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला होता तो, दो निकलते तो N2+ मिल जाता।
अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस ली होती तो ये मिलता कि नहीं भाई? हाइड्रोजन लिया तो ये मिलता, नाइट्रोजन लिया तो ये मिलता, ऑक्सीजन लिया तो ये मिलता बेटा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकलना, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, अपन समझने के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अब क्या देखो इधर बेटा, अगर मैं इनका चार्ज टू मास रेशो निकालूं, बेटर वर्ड और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो कितना था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैंने बेटा 1 माना और मास कितना था? m/1840 या 1837 अच्छा, इलेक्ट्रॉन का वापस बोलूं तो मिलना वही है, इलेक्ट्रॉन का मिलना तो वही है। और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के कौन सी रे बनती है? कैथोड रेज। देखते ना बेटा, चीजें कवर होंगी। अब आपने हाइड्रोजन गैस ली तो भी वही स्पेसिफिक चार्ज मिला, आपने नाइट्रोजन ली तो भी स्पेसिफिक चार्ज वही मिला, आपने ऑक्सीजन ली तो भी स्पेसिफिक चार्ज वही मिला। क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। कैथोड रेज की नेचर पे गैस बदलने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी गैस आप लेके चलो, सेम आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, देखो इधर अभी फर्क पड़ेगा बेटा, इधर देखना। हाइड्रोजन का स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं निकालूं बेटा, हाइड्रोजन के लिए चार्ज तो 1 ही है और मास क्या रहता है? m। नाइट्रोजन का चार्ज 1 और मास नंबर 14 m। चार्ज 1 लिया 16 m। और पॉजिटिव पार्टिकल बेटा, वहां मैंने प्रोटॉन नहीं लिखा। देखो इधर बेटा, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल लिखा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा बेटा। पॉजिटिव पार्टिकल कोई भी हो सकता है, समझते ना बेटा? कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल हो तो उससे मिलकर बनती है एनोड रेज। यानी हाइड्रोजन गैस अगर आपने ली तो स्पेसिफिक चार्ज 1/m मिलेगा, अगर नाइट्रोजन ली तो 1/14m की वैल्यू मिलेगी, अगर ऑक्सीजन ली तो 1/16m मिलेगा। अरे बताओ बेटा, क्या गैस की नेचर बदलने के साथ एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज बदल गया क्या? बिल्कुल। कैथोड का नहीं बदला, इसका बदल गया। अब मैं पॉइंट पे आता हूं, जो बेटा शायद कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर बन जाए तो देखो क्या लिखा हुआ है। सी पॉइंट, नेचर ऑफ कैथोड रेज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस इन ट्यूब। खुद ही बताओ, देखो इधर बेटा, ये रहा कैथोड रेज। क्या गैस की नेचर के साथ कुछ बदल रहा है? नहीं बदल रहा। और मैंने यही तो लिखा बेटा यहाँ पर, क्या कि कैथोड रे जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करते, उसकी वैल्यूज बदलती नहीं है। जबकि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस, गैस के साथ में बदलते हैं। बताओ बेटा, क्या ये गैस के साथ बदल रहे हैं? क्योंकि एनोड रेज पॉजिटिव पार्टिकल, सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल, और यहां स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, ये फिक्स है। जबकि ये गैस की नेचर बदली तो बेटा इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज जो है, ये काम की है क्योंकि कंसेप्चुअल है कि कैथोड रेज की नेचर गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि एनोड रेज की जो नेचर है बेटा वो गैस के टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अगली बार, नेचर ऑफ बोथ कैथोड एंड एनोड रेज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। मुझे बताओ बेटा, देखो इधर हाइड्रोजन गैस लेने पर आपको ये मिला और H+ मिला, नाइट्रोजन लिया तो N+ और E मिला, ऑक्सीजन लिया तो O+ और E मिला।
मुझे बताओ क्या ये यहां से प्रोड्यूस हो रहा है क्या एनोड कैथोड से? नहीं हो रहा ना। तो एनोड कैथोड कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैथोड रेज हो चाहे एनोड हो बेटा, एनोड रेज हो चाहे कैथोड रेज हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि प्रोड्यूस तो यहां से होना है गैस से। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो देखिएगा क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ बोथ कैथोड एंड एनोड रेज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन की टाइप पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते बेटा। स्पेसिफिक चार्ज एनोड रेज से ज्यादा कैथोड रेज का बताया। कैथोड रेज किससे मिलकर बने? इलेक्ट्रॉनों से। फिर देखो 1837/m कंपेयर करें, चलो इनका इलेक्ट्रॉन का H प्लस का, N प्लस का, O प्लस का 1837/m 1/m 1/14m 1/16m, खुद देखो क्या बढ़ता जा रहा है। और ये बना रहा है कैथोड रेज। और इनमें से कोई पर्टिकुलर, जब आपने हाइड्रोजन गैस ली तो ये वाला, नाइट्रोजन ली तो ये वाला और ऑक्सीजन ली तो ये वाला, ये क्या है? एनोड रेज। खुद ही बताओ बेटा क्या कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज किसी भी एनोड रेज से ज्यादा ही है? तो देखो बेटा यही तो लिखा मैंने यहाँ पर क्या कि कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो एनोड रेज से ज्यादा होगा। क्या समझ आया बेटा आपको? फाइनली क्या कि सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चीज तो ये है बेटा क्या कि आपने हाइड्रोजन गैस ली तो ये और ये मिल जाएगा, नाइट्रोजन लिया तो ये मिल जाएगा, ऑक्सीजन लिया तो ये मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर है तो बेटा इसका स्पेसिफिक चार्ज गैस के साथ नहीं बदल रहा, वो फिक्स है बेटा, जबकि एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज गैस की नेचर के साथ परिवर्तित होता है। एनोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड करेंगे लेकिन कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोडों का दोनों पर ही फर्क नहीं पड़ेगा और एनोड रेज की तुलना में कैथोड रेज जो है इनका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है बेटा।